Welcome to Exam Scores. In the previous part of John Milton, the biography, we have discussed about the family life of Milton. Now today we are going to discuss about the married life of Milton. So let's start. In June 1642, Milton paid a visit to the manor house at Forest Hill, Oxfordshire and returned with 16-year-old bride Mary Powell. जून 1642 में मिल्टन अपने मैनर हाउस लौटते हैं एक 16 वर्ष की कन्या मैरी पॉवल के साथ विवाह करके। द मैच वॉज नॉट गुड, ये मैच गुड नहीं था क्योंकि दोनों के बीच में एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। एंड मैरी फाउंड लाइफ डिफिकल्ट विद द सेवियर 35-year-old स्कूल मास्टर एंड पैम्पलेटियर। और मैरी को बड़ा ही मुश्किल लगा अपना जीवन काटना एक 35 वर्षीय स्कूल मास्टर और पैम्पलेटियर के साथ। एंड शी रिटर्न टू हर फैमिली अ मंथ लेटर, और एक मंथ बाद ही शादी के वो रिटर्न हो जाती हैं अपनी फैमिली के पास। शी डिड नॉट रिटर्न अंटिल 1645। 1645 तक वे वापस नहीं लौटती हैं मिल्टन के पास। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि 1642 में उनका विवाह हो जाता है मिल्टन का, और 1645 तक वो लौट नहीं पाती हैं बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सिविल वॉर, क्योंकि इंग्लैंड में सिविल वॉर जो है वो आउटब्रेक हो जाता है। इंग्लैंड में राजाशाही और पार्लियामेंट के सपोर्टर्स के बीच युद्ध छिड़ जाता है, जिसके कारण वे वापस लौट नहीं पाती हैं। इन द मीन टाइम ही रॉट सेवरल ट्रैक्ट्स ऑन लीगल एंड मोरल साइड ऑफ डिवोर्स। इसी समय में वो तलाक के सिस्टम पर, नैतिक और न्याय पक्ष पर उसके कई सारे ट्रैक्ट्स लिखते हैं। ही रॉट 4 पैम्पलेट्स ऑन डिवोर्स। वो लगभग 4 पैम्पलेट्स लिखते हैं डिवोर्स पर। एट दैट टाइम देयर वॉज डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री। उस समय पर जो डिवोर्स होता था वो एडल्ट्री के ग्राउंड पर होता था, यानी कि मैरिज में अगर एक पार्टनर दूसरे किसी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता था तो उस आधार पर डिवोर्स होता था। मिल्टन एडवोकेटेड इट ऑन द ग्राउंड ऑफ टेम्परामेंट, लेकिन मिल्टन ने जो अपना पक्ष रखा वो टेम्परामेंट के बेस पर रखा, यानी कि दोनों के बीच में जो स्वभाव का अंतर था उसके बेस पर। इट वॉज द हॉस्टाइल रिस्पॉन्स अकॉर्डेड द डाइवोर्स ट्रैक्ट दैट स्पर्ड मिल्टन टू राइट एरियोपजीटिका, a speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing, to the Parliament of England, his celebrated attack on pre-printing censorship। अब शायद उनकी मुखर आवाज़ ही थी कि वो चाहते थे कि लोगों की आवाज़ को दबाया ना जाए, और कौन नहीं जानता कि एरियोपजीटिका जो कि लाइसेंस प्रिंटिंग पर बेस्ड थी, वो एक तरीके से उनका अटैक था प्री प्रिंटिंग सेंसरशिप पर। क्योंकि एक्चुअली में उस टाइम पर क्या था कि पार्लियामेंट का शासन था, और अगर कोई राइटर बुक को लिखना चाहता था तो उसके लिए पहले इसकी सेंसरशिप होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। तो इस चीज़ का विरोध किया मिल्टन ने, क्योंकि उनका मानना था कि एक बार बुक को लिख देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इस तरह से हम राइटर्स को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग पर एरियोपजीटिका अपना ट्रैक्ट एक लिखा। He wrote, the tenure of kings and magistrates defended the right of the people to hold their rulers to account and implicitly sanctioned the regicide। इसी कार्यकाल में उन्होंने द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट लिखा, जो कि राजाओं और जो मजिस्ट्रेट थे उनसे संबंधित जो लोगों के अधिकार थे उन्हें डिफेंड किया, क्योंकि उनका मानना था कि कोई आदमी वंशानुक्रम से राजा नहीं बन सकता। अगर वह अयोग्य है तब भी राजा है, क्योंकि उसके पिताजी राजा थे। तो योग्यता के आधार पर ही परीक्षा होनी चाहिए। जनता की मर्जी से ही फिर अगले टर्म में उस शासक को राजा बनने का अधिकार है, अगर जनता चाहती है। अगर वह अयोग्य है तो अगले टर्म में उसे राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो एक तरीके से उन्होंने परिवारवाद पर प्रहार किया और परोक्ष रूप से राजहत्या को भी मंजूरी दे दी। He was appointed as Secretary for Foreign Tongues by the Council of State in March 1649। उन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट राज्य परिषद द्वारा 1649 मार्च में विदेशी भाषाओं के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। He published Iconoclast, an explicit defense of the regicide in response to the Icon Basilic, a phenomenal bestseller popularly attributed to Charles I that portrayed the king as an innocent Christian martyr। मिल्टन ने आइकोनोक्लास्ट प्रकाशित किया, जो कि आइकॉन बसिलाइक का एक स्पष्ट बचाव था। एक्चुअली में उस समय पर क्या था कि जब चार्ल्स हार जाता है तो ओलिवर क्रॉमवेल जीत जाता है, और जो चार्ल्स फर्स्ट है वो मारा जाता है पार्लियामेंट के सपोर्टर्स द्वारा। तो जो किंग के सपोर्टर्स थे उन्होंने किंग को सही दिखाया, किंग को शहीद बताया, क्योंकि ये माना गया था कि क्रिश्चियनिटी के लिए उसे मारा गया, उसने अपनी सेक्रीफाइस कर दी लाइफ। तो उसके रिस्पॉन्स ने मिल्टन ने मूर्ति भंजन को दिखाया, जिसमें जो आइकोनोक्लास्ट था, जो कि एक अभूतपूर्व बेस्ट सेलर
लोकप्रिय रूप से चार्ल्स फर्स्ट के लिए जिम्मेदार था। उसने राजा को एक निर्दोष ईसाई धर्म के रूप में चित्रित किया था। तो उस इमेज को तोड़ने के लिए मिल्टन ने आइकोनोक्लास्ट लिखा, जो कि रिस्पॉन्स था आइकॉन बसिलाइक का, जिसमें मिल्टन ने चार्ल्स फर्स्ट की हत्या को बिल्कुल सही ठहराया और ये एक तरीके से उन्होंने पहला डिफेंस अपना प्रस्तुत किया प्रजातंत्र। और मिल्टन जो थे वो सपोर्टर थे ऑलिवर क्रॉमवेल के, जो कि लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड माने जाते थे। ये पहला डिफेंस उन्होंने पब्लिश किया था इंग्लिश पीपल के लिए 1652 में। ऑन February 1652 he published his Latin defense of the English people Defensio pro populo Anglicano, also known as the first defense, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि फरवरी 1642 में उन्होंने प्रकाशित किया अपना पहला लैटिन डिफेंस, जो कि इंग्लिश लोगों के लिए था, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो, जिसे जाना जाता था फर्स्ट डिफेंस के नाम से, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। Mary Powell died on 5th May 1652 from complications following Deborah's birth. मैरी पॉवेल उनकी पत्नी, उनकी मृत्यु हो जाती है 5 मई 1652 को, जो कि उनकी बेटी डेबोरा के बर्थ के टाइम पर आने वाली कॉम्प्लिकेशंस के कारण होती है। He addressed his sonnet 16 to the Lord Cromwell in May 1652, beginning Cromwell, our chief of men, although it was not published until 1654. उन्होंने अपना पहला सोनेट 16 जो है वो लॉर्ड क्रॉमवेल के लिए लिखा था मई 1652 में, जिसकी बिगिनिंग इन लाइन्स से स्टार्ट होती थी, क्रॉमवेल आर चीफ ऑफ मैन। यद्यपि यह पब्लिश नहीं हुआ था 1650। बाय 1652 ही हैड बिकम टोटली ब्लाइंड। 1652 तक मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो चुके थे, यानी कि उस समय उनकी जो अवस्था है वो 44 साल की थी। On 12 November 1656, Milton was married to Catherine Woodcock at St. Margaret's, Westminster. 12 नवंबर 1656 को मिल्टन की शादी होती है कैथरीन वुडकॉक नाम की एक लड़की से सेंट मार्गरेट्स वेस्टमिंस्टर में। She proved to be a good and faithful wife. वो इनके लिए एक अच्छी और वफादार पत्नी साबित होती हैं। तो ये उनकी सेकेंड मैरिज थी और हमें कुछ डेट्स याद रखनी पड़ती हैं। अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मिल्टन की बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं में से कई बार सन पूछ लिए जाते हैं उनकी फर्स्ट मैरिज के, सेकंड मैरिज के, इवन नेम तक के। फर्स्ट जो उनकी वाइफ थी मैरी पॉवेल, सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक एंड थर्ड वाइफ, जो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, एलिजाबेथ मिंशर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर उनकी वाइफ, सेकेंड वाइफ की, जो कि उनके लिए बहुत अच्छी और वफादार वाइफ साबित होती हैं। शी डाइड ऑन 3 फरवरी 1658, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है 3 फरवरी 1658 में, लेस देन 4 months आफ्टर गिविंग बर्थ टू हर डॉटर कैथरीन। केवल 4 महीने पहले जब वे अपनी बच्ची को जन्म देने वाली थी, कैथरीन नाम की बच्ची को, हु ऑल्सो डाइड, वे बच्ची भी उनके साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। शी वुड सर्वाइव ओनली 1 year and 4 months। अपनी शादी के बाद केवल 1 साल और 4 महीने ही सर्वाइव कर पाती हैं कैथरीन वुडकॉक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 12 नवंबर 1656 को उनकी मैरिज हुई थी, सेकेंड मैरिज। जो कैथरीन वुडकॉक है उनकी मृत्यु होती है 3 फरवरी 1658 को। तो अपनी शादी के बाद लगभग वो 1 year और 4 months ही सर्वाइव कर पाती हैं। शी बोर अ डॉटर ऑन 19 अक्टूबर 1657 but died with the child on February 1658। 19 अक्टूबर 1657 को उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक डॉटर प्राप्त होने वाली है, लेकिन वो अपने चाइल्ड के साथ ही डाई हो जाती हैं 1658 फरवरी में। He mourned her death and composed a sonnet on her demise on his deceased wife। उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और अपनी मृत पत्नी के निधन पर एक सोनेट की रचना की on his deceased wife। Milton went through an unfortunate patch during this time। मिल्टन इस दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजरे when he lost his second wife in 1658, जब 1658 में उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को खोया। He dedicated a sonnet number 23, Methought I saw My late espoused saint। उन्होंने सोनेट नंबर 23 डेडिकेट किया अपनी वाइफ को, जिसका लाइन्स थी, Methought I saw my late espoused saint। In 1659, he published a treatise of civil power attacking the concept of a state-dominated church, as well as consideration touching the likeliest means to remove hirelings denouncing corrupt practices in church governance। 1659 में उन्होंने पब्लिश किया एक ट्रिटीज ऑफ सिविल पावर, जो कि अटैक करता था स्टेट डोमिनेटेड चर्च के कॉन्सेप्ट पर, जिसमें उन्होंने समर्थन किया कि चर्च में राजा का राइट नहीं होना चाहिए, इससे करप्शन फैल रहा है। इससे कहीं ना कहीं मिल्टन को क्रॉमवेल के टाइम पर बहुत पॉपुलैरिटी मिली और यही चीज़ बाद में उनकी दुश्मन बनी जब दोबारा राजाशाही का शासन आता है तब।
तो एक तरह से राज्य प्रभुत्व वाले चर्च के कॉन्सेप्ट पर हमला करने के साथ साथ चर्च प्रशासन में जो भ्रष्ट प्रथाओं की निंदा करने वाले लोग थे, उनको हटाने के संभावित जो तरीके थे, उन पर भी विचार किया गया इस ट्रीटीज ऑफ सिविल पावर में। He married for a third and final time on 24 February 1663, marrying Elizabeth Minshall Betty, aged 24, a native of Westaston, चशायर। उन्होंने तीसरी और आखिरी बार 24 फरवरी 1663 को विस्टास्टन चशायर की मूल निवासी एलिजाबेथ मिंशल से विवाह किया, जिनका उपनाम बेटी भी था, जिसकी एज 24 थी। थर्ड वाइफ प्रूव टू बी अ गुड एंड अफेक्शनेट वाइफ टू हिम बट कुड नॉट बियर एनी चाइल्ड। उनकी तीसरी पत्नी भी उनके लिए अच्छी और स्नेही साबित हुई, बट वो कोई चाइल्ड बियर नहीं कर पाई। शी वॉज इन हर 20s एट दैट टाइम ऑफ हर मैरिज। अपनी मैरिज के टाइम पर वो अपने 20s एज के टाइम पर थी, जो उनकी थर्ड वाइफ थी। तो कुछ मेन पॉइंट्स जो उनके मैरिज के बारे में जो हमें रिमेंबर रखने हैं, खासतौर पे टीजीटी के स्टूडेंट्स को, क्योंकि मिल्टन टीजीटी के करिकुलम में आने वाले राइटर्स में से एक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट वाइफ का नाम उनकी मैरी पॉवल था, जिनकी मैरिज हुई 1642 में और उनकी मृत्यु होती है 1652 में। तो ये पॉइंट्स हमें बहुत याद रखने हैं कि मैरी पॉवल उनकी पहली पत्नी का नाम, मैरिज हुई थी 1642 में, जिनकी मृत्यु हुई 1652 में। सेकेंड वाइफ जिनका नाम था कैथरीन वुडकॉक, उनकी मैरिज 1656 में होती है मिल्टन के साथ और उनकी मृत्यु होती है 1656 में। एंड थर्ड वाइफ जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, एलिजाबेथ मिंशल, 1663 में उनके साथ उनकी मैरिज होती है। तो कई बार इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, कभी सन पूछ लिए जाते हैं मैरिज के या फिर जो वाइफ्स थी उनके डेथ के। सो कीप वॉचिंग एग्जाम स्कोर्स वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वर्स्ट पीरियड ऑफ मिल्टन। एक ऐसा समय भी आता है जब उनका वर्स्ट पीरियड होता है और उसी वर्स्ट पीरियड की चर्चा हम और कुछ उनके वर्क्स की चर्चा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।